वेलकम बैक टू साइंस राइजर्स क्लास। आपका साइंस राइजर क्लास में आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसमें नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको टैकल करने हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। यानी कि किस हिसाब से आप उसको सोल्व करेंगे और कैसे आपके साथ खेला जाता है क्वेश्चंस के अंदर। जैसे नीट का अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ, उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ईजी थे, पर आपके हिसाब से जो क्वेश्चन आपको करना चाहिए था उससे अलग अप्रोच आपने लगाई और आपका क्वेश्चन हो गया गलत, तो स्कोर आपका डाउन आ गया। पर कैसे अप्रोच करनी है, कैसे आपके साथ खेलता, वो कहां क्या मिस्टेक करवाएगा आपसे, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। बस कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं। हम बात करेंगे ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इन तीनों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ देखिए, इमेजिनेशन एंड पिक्चर, दो चीजें मैं बता रहा हूं। इमेजिनेशन और दूसरी पिक्चर, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द सेकेंड वन। और थर्ड होता है मैथ ट्रिक्स, मैथ की ट्रिक्स जो सोल्व ट्रिक्स के लिए आपके लिए यूज होती है, मैथ ट्रिक्स। ये तीनों के तीनों पावरफुल टूल्स होते हैं फिजिक्स के। अगर आप किसी भी चीज का इमेजिनेशन करने में बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं और आप इमेजिन कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 50% फिजिक्स आपके हाथ में आ गई है। उसका डायग्राम बना दिया तो 40% और आपके हाथ में आ गई है, और फिर आपने मैथ की ट्रिक ले ली तो 10% और होके 100% आपके हाथ में आ जाएगी। अगर इसमें से आप ये दो पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर लेंगे। ये मैथ की जो ट्रिक्स होती हैं, इसमें आप थोड़े स्लो है तो आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, जो प्रैक्टिस से कवर हो जाती है। बट ये दो चीजें हैं, ये फिजिक्स का पावरफुल टूल्स होती हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आपके इमेजिनेशंस को बढ़ाना होगा, पिक्स को बढ़ाना होगा, पिक्चर बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। और वही उसी के लिए ये सब आपके लिए किया जा रहा है। उसी के लिए आपको जब आप एग्जाम में बैठते हो, नीट का एग्जाम या इंजीनियरिंग के एग्जाम में आपसे फिजिक्स पूछी जा रही है, केमिस्ट्री पूछी जा रही है। चलो बायो तो आपको जनरल बात होगी कि आप डॉक्टर बन रहे हैं तो वहां पे कुछ यूज होता है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। वो क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए, क्या आप उसके लायक हैं या नहीं है। ये सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है और पिक्चर बनाना एक पावरफुल टूल है। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इमेजिनेशन से मैं यहाँ पे क्या समझता हूं, देखिए क्यों मैंने यहाँ पे इमेजिनेशन का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं। अब ईएमएफ की बात करनी है। ईएमएफ की बात करेंगे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे हमने एक वोल्ट मीटर अप्लाई कर दिया। आपको पता वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, कभी भी सीरीज में नहीं लगाते। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है मेजर करने के लिए वोल्टेज को। यहां पे हमने एक कुंजी लगा दी जिसको आप की कहते हो, ठीक है, की कहते हो। और इसके अंदर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? आर के बराबर कहेंगे। आर इज द रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या है कि ये एक टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल है बी है, ठीक है। इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ईएमएफ बोला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इन दो टर्मिनल्स के बीच है, ये जो सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ईएमएफ बोला जाता है। अगर ये की ऑफ रहेगी, मतलब एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा। अगर ये की यहां पे ऑफ है, की यहां पे ऑफ है, अगर की ऑफ है तो इस बाहर के सर्किट में कोई करंट नहीं है, क्योंकि कनेक्शन कट हो चुका है। इस सर्किट में कोई करंट लाई नहीं कर रहा, इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? इट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन two terminal of cell, between two terminal of cell when external circuit is off, when external circuit is off। अगर external circuit off है तो हम क्या कहेंगे? ये जो सेल्स के बीच का हमारा होगा, it is the difference in potential between two terminal of a cell when external circuit is off। ये सर्किट क्या बाहर का ऑफ है तो हम क्या कहेंगे? उसको ईएमएफ कहेंगे। और ईएमएफ को किससे डिनोट किया जाता है? ई से डिनोट करते हैं, ऐसे इस साइन से ईएमएफ को डिनोट किया जाता है।
एक्चुअल में इसका जो कंप्लीट नेम होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से फीलिंग आ रही है कि ये फोर्स होना चाहिए, क्योंकि इसके नाम में क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपको लग रहा होगा कि ये फोर्स होना चाहिए। एक्चुअल में ये कोई फोर्स है नहीं, ये मिसनोमर है। ये मिसनोमर का मतलब है कि गलती से इसको हमने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में ये पोटेंशियल है, तभी तो लिखा इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो एक्चुअल में क्या है? ये पोटेंशियल है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? देखिए वोल्ट के बराबर होती है। अगर ये फोर्स होता तो इसकी यूनिट न्यूटन के बराबर होती, पर इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट ही होती है, इसलिए ये मिसनोमर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका कंप्लीट नेम है। अब इसके बाद इसी की तरह हमें पढ़ना दूसरी टर्म, और जिसके अंदर हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे इसी की तरह, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सपोज कीजिए फिर से ये कोई सेल है, यहां पे की लगा दी गई है और एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इस की को के बोल दिया, और यहां पे ये लगा दी V वोल्ट की बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार से आपने लगा दिया गया है। और ये आपको वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा होगा, यहां पे बता देता हूं, दिस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है ये, और इस प्रकार अब की बार मैंने इस एक्सटर्नल सर्किट को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। यानी कि सेल का ये ए पॉइंट है और ये कौन है? बी पॉइंट है। अब जो बाहर का सर्किट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ करंट है। पहले तो इस एक्सटर्नल सर्किट में जीरो करंट था, बट अब इस एक्सटर्नल सर्किट में कुछ ना कुछ करंट है, क्योंकि की को मैंने क्या कर दिया? ऑन कर दिया है। तो वही दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वही दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जब एक्सटर्नल सर्किट क्या रहेगा? ऑन। अगर एक्सटर्नल सर्किट ऑफ है तो वो ईएमएफ बन जाता है, और एक्सटर्नल सर्किट ऑन है तो वो क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल, इट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल, बिटवीन टू टर्मिनल of cell when external circuit is on, when external circuit is on, जब एक्सटर्नल सर्किट क्या हो जाए? ऑन हो जाए। अगर बाहर का सर्किट ऑन है तो वो क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको किससे लिखा जाता है? V से। इसकी V से इसको डिनोट किया जाता है, और इसकी यूनिट हो जाएंगी वोल्ट के बराबर। यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम यूज करेंगे अपना केवल और केवल पढ़ाई के अंदर, कम टाइम हम यहाँ पे खराब करेंगे, ताकि आप ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपका टाइम खराब ना हो, आपको नॉलेज ज्यादा मिले। इसके ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा। तो मैंने यहाँ पे दो बातें आपको बता दी है। पहली बात मैंने आपको बताई, एक्सटर्नल सर्किट अगर ऑफ रहेगा तो इट बिकम्स ए ईएमएफ, अगर वो एक्सटर्नल सर्किट ऑन रहेगा तो इट बिकम ए पोटेंशियल डिफरेंस। और ये दोनों बातें आपको काम आएगी जब हम मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज पढ़ेंगे और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन करेंगे। इसलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कब वो ईएमएफ का काम करता है और कब पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है, ठीक है। और ये बड़े ही गर्व की बात होगी, अगर तुम अच्छे से मेहनत करते हो एक साल तो यू विल गेट डेफिनेटली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। आप डेफिनेटली डॉक्टर्स या इंजीनियर बन जाएंगे, बट एक साल आप मेहनत कीजिए अच्छे से। अब ये एक साल है आपके पास। अब की बार नीट का एग्जाम हुआ, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका अच्छा नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी जनरेशन के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे इन चीजों को टैकल करना है। क्योंकि मैंने खुद ने भी जब पेपर दिया था और क्वालिफाइड किया था, तो उस टाइम भी मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी फिजिक्स के अंदर कि कैसे क्या होना चाहिए। बट उसके बाद हो सकता है कि मेरा इतना ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो पाया, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों का सोल्यूशन दे पाऊं, और उसके लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। और मैंने सोचा है कि बच्चों को ये सब प्रॉब्लम फेस होती है तो क्यों ना इसकी एक शुरुआत की जाए। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अच्छे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी। इसलिए तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। अब हमने दो टर्म पढ़ी, अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या बात की थी? अभी तक ये बात की थी कि एक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे। इससे पहले वाले एक लेक्चर आपको मिल जाएगा जहां पे हमने रेजिस्टेंस की बात की थी। बट आज हम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में।
मैंने वहां पे बताया था कि जो कंडक्टर होता है, जैसे कि आपने बात की थी कंडक्टर की, कंडक्टर के रास्ते में सपोज कीजिए कि एक कंडक्टर है, दैट इज कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलना चाह रहा हो, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक अवरोध पैदा करता था, एक रेजिस्टेंस पैदा करता था, और वो रेजिस्टेंस जो पैदा करता था वो कौन पैदा करने वाला था? ये कंडक्टर। इसलिए हमने कहा था कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टुवर्ड फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में जो कंडक्टर ने अपोजिशन लगाई उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। बट यहां पे क्या पढ़ना है? इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अब इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ उसकी प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब सपोज कीजिए कि आपके पास एक बिकर है, ये बिकर रहा, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हमने डाल दिए। केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन है, दो इलेक्ट्रोड मैं इसके अंदर डाल देता हूं, दैट इज द फर्स्ट वन इलेक्ट्रोड और दैट इज द सेकंड वन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इनको कनेक्ट कर दिया गया है, एक रेजिस्टेंस से, एक एमीटर से, और एक यहाँ पे कोई सर्किट में बैटरी हमने अप्लाई कर दी, इसको कनेक्ट कर दिया। कुछ और हो तो आप देख लीजिएगा, जस्ट हमने बनाना है, बस आपको समझाना है। अब ये जो कंप्लीट है फुलफिल्ड है किसके? इलेक्ट्रोलाइट के साथ। देखिए ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से फुलफिल्ड, यहां तक फुलफिल है। ठीक है, अब होता क्या, जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का काम करता है। यू नो वेरी वेल, बिकॉज आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो। एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का काम करता है। होता क्या है कि जैसे ही ये सर्किट स्टार्ट होता है, ये काम करना शुरू करता है, तो सपोज कीजिए कि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल के किस तरफ जाते हैं? वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से चल के इसके पास जाएंगे, तभी ये होता है कि ये जो रोड है खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और इस रोड पे कुछ डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार जब केमिस्ट्री की रिएक्शन आप पढ़ते हो। और ये होता क्यों है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन चल के किस तरफ जाएंगे? इसकी तरफ। कौन चल के जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हैं उस तरफ। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो रास्ते में कौन आ गया? इलेक्ट्रोलाइट है। ये इसके अंदर जो भरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के उस तरफ जाएंगे, उस तरफ जब जाएंगे तो रास्ते में उसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक तो आप एयर में जाओ और फिर आप एक वाटर में जाओ। जब वाटर में जाते हो तो आपके पोजीशन में एक रेजिस्टेंस लगता है, जो वाटर लगाता है। लगाता तो एयर भी है, पर वो कम लगाता, फील नहीं होता। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे तो इसके रास्ते में एक अपोजिशन लगाई जाएगी, और वो लगाता है इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट अपोजिशन लगाता है, उसी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोला जाता है उसी को? इंटरनल रेजिस्टेंस बोला। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अपोजिशन, अपोजिशन ऑफर बाय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो अपोजिशन इलेक्ट्रोलाइट ने लगाई, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। जैसे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया था, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जब भी हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो यहां के ऊपर जो हमारा ईएमएफ होता है, वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन किससे? पोटेंशियल से होता है। तो ऐसे लिखा जाता है कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल। केवल हर केस के अंदर ईएमएफ हमेशा किससे ग्रेटर देन होगा? पोटेंशियल से। बट केवल एक केस ऐसा होता है जिस केस के अंदर पोटेंशियल ग्रेटर देन होता है किससे? ईएमएफ से, और वो केस होता है चार्जिंग का। जैसे आप आपके घर में चार्जिंग लगाते हो बैटरी ऑफ फोन, फोन की बैटरी को, उस केस में पोटेंशियल बड़ा हो जाता है ईएमएफ से। नहीं तो ऑलवेज ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल। अब सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे लाइट आई हुई है, लाइट चली गई है। अब लाइट पावर जाने के बाद आपका इन्वर्टर काम करना शुरू कर देता, तो उस टाइम के ऊपर ईएमएफ किससे ग्रेटर देन होगा? पोटेंशियल से। जैसे ही लाइट आई तो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होगी, जो इन्वर्टर की है। बैटरी चार्ज होती है तो पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ईएमएफ से, जिसको कहते हैं चार्जिंग का केस। बाकी सारे केस के अंदर ईएमएफ ग्रेटर देन होता है, पोटेंशियल कम होता है। एक ही केस ऐसा है जब पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, दैट इज केस ऑफ ए चार्जिंग, वो चार्जिंग का केस हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारे पास इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन होगा, जो हम इसके लिए करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब वही सबसे पहले आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सेल है, यहां पे आपने की लगा दी है,
यहां पे आपने की लगा दी और इससे कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को, ठीक है, इस प्रकार। और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो वोल्टेज को मेजर करेगा। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर ये सर्किट ये की ऑफ रहेगी तो यहां पे ईएमएफ अपीयर होगा, ये ऑन हो जाएगी तो पोटेंशियल अपीयर होगा। यही तो बात बताई थी, अगर ये की ऑफ है तो ईएमएफ, ये की ऑन है तो पोटेंशियल बन जाएगा। इन दो बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब सपोज कर लीजिए अगर मैं यहां पे टोटल हमारे पास निकालूं कि भाई ये जो हमारे पास है ईएमएफ का काम कर रहा है, ई का काम कर रहा है। ईएमएफ ई से डिनोट कर सकते हैं इसको ऐसे, या कुछ ऐसे भी डिनोट कर देते हैं ईएमएफ, और या फिर आपको ऐसे भी मिल जाता है ईएमएफ, इस प्रकार ईएमएफ से कैसे भी डिनोट कर लीजिए, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो करंट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, करंट इज इक्वल टू, और आप ऐसे समझ सकते हो जो हमारे पास करंट होगा, करंट की वैल्यू आएगी वो किस प्रकार से आएगी वो देख लीजिए। अभी यहां पे बात करते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय में आर प्लस में आर। अब कहोगे कि सर ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, आई इंटू आर के बराबर, ओम्स लॉ, और यही किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर, यही तो है टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, करंट इज कम्स आउट टू बी ई डिवाइडेड बाय में आर प्लस आर, ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद इसके पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा इसका, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। अब बात आती है ये टर्म कहां से आई, वो तो समझ आ गई कहां से आई, ये कहां से आई, ये ऐसे आई। सपोज कीजिए कि ये बैटरी का पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, अब इसमें से कोई करंट जा रहा होगा, सबको पता है इसमें से कोई करंट भी जाएगा, करंट जाएगा आई अमाउंट के अंदर, करंट गया आई अमाउंट के अंदर, इसकी ईएमएफ कितनी है, ई के बराबर है। अब एक बात बताइए, इस पूरे पूरे सिस्टम का पोटेंशियल किसके बराबर था, वी के बराबर। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल किसके बराबर था, वी के बराबर। इसकी सेल की ईएमएफ कितनी थी, ई के बराबर थी, और इसके रेजिस्टेंस, इस सेल का रेजिस्टेंस कितना, आर है। जब उस सेल में से करंट पास किया जाएगा और उसके पास अगर रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और वोल्टेज का ड्रॉप किस फार्मूले से निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, इससे निकाला। तो इसके अंदर से आई करंट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि ड्रॉप हो रहा है, तो आई इंटू आर को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ईएमएफ होना था, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पास जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होना चाहिए था, ईएमएफ के बराबर। ऐसा होता अगर इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता, बट इस सेल के पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो करंट के साथ मिलकर एक ड्रॉप बनाएगा, और वो ड्रॉप इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इस प्रकार। अगर मैं यहां से ईएमएफ की वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स आउट टू वी प्लस में आई इंटू आर के बराबर, ये हो जाएगा, V प्लस आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। अब V प्लस आई इंटू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ईएमएफ है वो V प्लस आई आर है, यानी कि V में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ किससे ग्रेटर देन होगी, पोटेंशियल से। और यही बात अभी अभी बताई थी मैंने इससे पहले वाले में कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल, आप देख सकते हो। तो इसलिए ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, क्योंकि ये किस ना कुछ ऐड, और ये इस इक्वेशन से पता चल रहा है। अगर ये इससे बड़ी है तो हम यहां पे क्या करेंगे, ईएमएफ माइनस V डिवाइडेड बाय में आई इज इक्वल टू आर, इसके बराबर हो जाएगा। आई की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, ये रही आई की वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करेंगे, ई बाय आर प्लस आर कर दीजिए, ई माइनस वी डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी वो देखिए, और चाहे यहां से पुट कर लो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो आई किसके बराबर होगा, V बाय आर के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा V, और इसके बाहर कौन हो जाएगा, R इज इक्वल टू में स्मॉल रेजिस्टेंस R, ये होगा, ठीक है। कैसे किया है फिर से बता देता हूं, देख लीजिए, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। अब देखिए
सबसे पहले हमारे पास ये सेल था, इस पूरे सेल उस पूरे सर्किट का पोटेंशियल किसके बराबर था, V। अगर इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस R0 होता तो ये V किसके बराबर होता, EMF के बराबर। बट इस सेल के पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो करंट के साथ मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप बना देगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप इसमें से हमने माइनस भी करके दिखा दिया आपको। देखिए ये हमने कर लिया। अब यहां से क्या किया, इसको इस तरफ लेके आए तो V प्लस IR के बराबर होगा। अब यहां से शो होगा कि E इज ग्रेटर देन V, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन V एक्सेप्ट वन केस, इन द केस ऑफ चार्जिंग के केस में। अब इस V को इस तरफ लेके आए तो E माइनस V डिवाइडेड बाय में I इज इक्वल टू R के बराबर हो गया। अब I की वैल्यू कहां से निकाले, इस फार्मूले से, V इज इक्वल टू IR, I किसके बराबर होगा, V बाय R के बराबर। तो E माइनस V डिवाइडेड बाय R, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया E माइनस V डिवाइडेड बाय V इंटू में R। दैट इज द फार्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किसका फार्मूला आ गया हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस का। याद रखें, बड़े काम की चीज है, बहुत सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो भी सारे करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। देखिए फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा, टेम्परेचर। अब सपोज कीजिए हमने पहले ही बात की थी कि इलेक्ट्रोड भरा हुआ है, यानी कि उसके अंदर क्या था, उस कंटेनर के अंदर जो आपने कंटेनर लिया था, या आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या था भाई, इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, एक तो वाटर पूल बना देता हूं, एक हनी पूल बना देता हूं। पहले वाटर पूल में दौड़ने को बोलता हूं, अब हनी पूल में दौड़ने को बोलता हूं। जब वाटर पूल में दौड़ोगे तो आपको क्या होगा, इजी फील होगा एज कंपेयर टू हनी पूल, एयर के कंपैरिजन में नहीं, हनी के कंपैरिजन में। जब शहद के पूल में दौड़ोगे तो आपके ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है कि आपसे उसमें दौड़ा भी ना जाए, क्योंकि हनी ज्यादा रेजिस्टेंस लगा रहा है। अगर मैं इसी प्रकार, मतलब वाटर क्या है, वाटर थोड़ा लिक्विडिटी कम हो गई है, उसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू हनी, इसलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं वाटर में, बट हनी में मूव नहीं कर सकते। इसी प्रकार टेम्परेचर का फैक्टर होता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इसके अंदर जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डेंसिटी कम का मतलब वो थोड़ा पतला हो जाएगा, वो थोड़ा सा और ज्यादा वाटरी टाइप हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसके कारण क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ जा सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहला फैक्टर समझा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, डिपेंड करता डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच की कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। अब सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रोड यहां पे है, एक इलेक्ट्रोड यहां पे है। अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं अगर बढ़ा दूं तो जो इलेक्ट्रॉन है, पहले तो सपोज कीजिए वो 5 सेंटीमीटर चल रहा था, बढ़ाने के बाद वो 10 सेंटीमीटर चला। अगर ज्यादा डिस्टेंस चलेगा तो ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कम डिस्टेंस चलेगा तो कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, उतनी ही ज्यादा उसके पास क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तीसरा डिपेंड करता है कि ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना डिप्थ है, ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना डिप्थ है। अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड की डिपमेंट की बात करें, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोड का एरिया डिप होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोड का एरिया डिप होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर मैंने बता दिए, टेम्परेचर, डिस्टेंस, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन। फोर्थ फैक्टर हो जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या फोर्थ फैक्टर है। और तीसरा क्या था, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्थ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा और देता हूं। देखिए, जब आप सर्दियों की बात करते हैं और सर्दियों में अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो आपको मुश्किल हो जाती है, कई बार स्टार्ट नहीं होती, और ये कहते हैं कि भाई ये जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा दिन स्टार्ट न करने के कारण, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जम गया है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रही है। बट अगर उसी को गर्मियों में स्टार्ट करते हो, सेल्फ मारते हो, तो तुरंत स्टार्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा,
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि विंटर के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, समर में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम, तो वो सेल्फ इजिली पकड़ लेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, आसानी से काम कर रहा है। बट विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में मुश्किल हो रही है, जिसके कारण आपको क्या होगा, सेल्फ मारने में मुश्किल होती है। ठीक है, ये फैक्टर। एक फैक्टर और बता देता हूं, जो न्यूली प्रिपेयर्ड सेल होता है, बिल्कुल अभी अभी जो सेल प्रिपेयर किया है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, जैसे जैसे वो यूज करते जाते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो न्यूली प्रिपेयर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, बाद में जैसे जैसे यूज में आएगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। रिमेंबर दीज थिंग्स, ये आपको याद रखनी है। अब क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। सबसे पहले ग्राफ की बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैं कहता हूं कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप ईएमएफ के बीच एंड रेजिस्टेंस आर के बीच, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आपको फार्मूला पता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये हो गया, ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखोगे तो कहीं पे इसके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को बोलते हैं कैपिटल आर को। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है, कैपिटल आर। इस फार्मूले में कहीं पे आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होता है ईएमएफ किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, डिपेंड ही नहीं करता इसके ऊपर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां पे लिख देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कौन, ईएमएफ। पहला ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर नीट के अंदर। दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने क्या ले लिया, इस तरफ ईएमएफ ले लिया, और दूसरी तरफ हमने इसके क्या ले लिया, करंट। सपोज कीजिए करंट, ईएमएफ और करंट के बीच हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। V के बीच और I के बीच, इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉरी V और R के बीच, V और R के बीच, इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए कैसे होगा, हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसको ड्रॉ करने से पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा इस साइड ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे करके दिखा देता हूं। V इज इक्वल टू मैं E माइनस आई इंटू आर, इसके बराबर होता है। अब I की वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ से V डिवाइडेड बाय मैं R के बराबर। सो V इज इक्वल टू मैं E माइनस V डिवाइडेड बाय में R इंटू आर के बराबर, ये हो गया। अब हम यहाँ पे किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं V के। अब V को इस तरफ लेके आओ, इस टर्म को इस तरफ लेके आओ, दैट इज V डिवाइडेड बाय में R इंटू आर इज इक्वल टू ईएमएफ। यहाँ से V कॉमन ले लिया, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू E के बराबर, हो गया। देखिए ये बात हो गई। अब V की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द ईएमएफ डिवाइडेड बाय में 1 प्लस R डिवाइडेड बाय R, इसके बराबर हो गया। यहां तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, कुछ भी नहीं किया है। I की वैल्यू V बाय R पुट की, E हो गया माइनस V बाय R इंटू R, और V को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R बाय R इज इक्वल टू ईएमएफ के बराबर। V निकालेंगे तो E बाय 1 प्लस R बाय R। अब यहां से एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि R और V का रिलेशनशिप क्या है, फिर भी हमें ग्राफ को तो ड्रॉ करना है। अब ग्राफ को ड्रॉ करना, सपोज कीजिए मैं इस R की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं, यहां पे R की वैल्यू को 0 पुट किया, R की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये होगा R बाय 0। R बाय 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, किसी के बटे में 0 तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी बचेगा, तो यहां पे ये बन जाएगी इन्फिनिटी। और E बाय इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब जब R की वैल्यू 0 है तब V की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। मतलब जब R की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। अब देखिए दूसरा, अगर मैं दूसरा फैक्टर करूं, अगर मैं R को इन्फिनिटी पुट कर दूं, R को इन्फिनिटी पुट किया तो R बाय इन्फिनिटी कितना, 0, 1 प्लस 0 कितना, 1। देखिए यहां पे मैं रख कर दिखा देता हूं, V इज इक्वल टू मैं E डिवाइडेड बाय में 1 प्लस R, इस कैपिटल R की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 0, तो V इज इक्वल टू में E, इसके बराबर आ जाएगा। तो V किसके बराबर आ जाएगा भाई, EMF के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे बढ़ता 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 ये पहुंच गया,
कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी, आर पहुंच गया इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पहुंचते ही ये v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, e के वैल्यू, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ई। तो दिस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा, वो यहां से समझना पड़ेगा। r जीरो है, v जीरो, देखिए r भी जीरो, v जीरो, अब r बढ़ रहा है, v भी बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है, v भी बढ़ रहा है, पर एक बात आगे कि v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ईएमएफ के बराबर। ये बढ़ता गया, एक बार कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होने के बाद रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ाते रहो, ईएमएफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और v किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर। तो ये ग्राफ था हमारा दूसरा। लास्ट ग्राफ देखते हैं इसके अंदर। लास्ट ग्राफ जो आपका होगा वो हो जाएगा E और I के बीच में। देखिए एक फैक्टर इस तरफ लिया, एक फैक्टर इस तरफ लिया, इस तरफ हमने ले लिया ईएमएफ और दूसरी तरफ हमने कौन ले लिया, I के बराबर ले लिया। तो ये ईएमएफ और I के, तो V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू में V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर के बराबर। अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा इस तरह से लिख दूं, V इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर प्लस ई, इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले गया। अब E तो क्या हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया, और V किसके ऊपर डिपेंड किया, V mx प्लस सी, इक्वेशन इज mx प्लस सी, बट नेगेटिव गोइंग के साथ, तो ग्राफ इज लाइक, ग्राफ किस तरफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा विद नेगेटिव एक्सिस के साथ, इस तरह से नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये तो शो कर रहा है ईएमएफ को, और ये क्या शो कर रहा है, करंट को, जहां पे वैल्यू क्या होगी, E बाय आर, इस प्रकार। ये वाला पॉइंट किसको शो करेगा, E बाय आर को, और ये किसको शो करेगा, ईएमएफ को। तो दैट इज द ईएमएफ और दैट इज द वीआईआर, क्योंकि नेगेटिव गोइंग ग्राफ है इसलिए हमने ये ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया। तो ईएमएफ और I के बीच का ग्राफ ये हो जाएगा, और पोटेंशियल और R के बीच का ग्राफ ये, और ईएमएफ कैपिटल R के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो उसका ग्राफ ये हो जाएगा। तो ये सारे थे हमारे पास इसकी थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसको नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए वोल्टमीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस, एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 995 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ, सेल के ईएमएफ 3 वोल्ट के अक्रॉस वो कनेक्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक सेल है, ये सेल रहा, इस सेल के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दिया गया, ये लगा दिया, देखिए, बट खास बात ये है इस सेल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दिया, ये लगा दिया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, सेल के टर्मिनल ए ये रहा और दूसरा टर्मिनल बी ये रहा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा और उसके अक्रॉस कितना होगा, एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, 995 ओम, ये बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 995 ओम है, कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, इसका ईएमएफ कितना दे रखा है 3 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, इसकी आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा ओम रहेगी, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V किसके बराबर होता है भाई, I इंटू आर के बराबर, यही तो होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर के बराबर, इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, और ये इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपको गिवन है। तो अगर ये पूछ रहा फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर के अक्रॉस, इसके लिए तो ओम्स लॉ ही लगाएंगे जो किसके बराबर, I इंटू आर के बराबर है। अगर ये I इंटू आर के बराबर है तो हमारे पास सबसे पहले करंट चाहिए, और दूसरा रेजिस्टेंस तो हमारे पास है 995 ओम, अभी देखिए 995 ओम। अगर हमारे पास ये करंट आ जाए तो हमारे पास V आ जाएगा। अब करंट कैसे आएगा, करंट आएगा E डिवाइडेड बाय माय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, यही तो है। तो दैट इज द करंट इज इक्वल टू, में टोटल ईएमएफ कितनी थी 3, और टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, R ये हो गया, और R 5 ये 995 में ये हो गया, और 5 ये हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 995 प्लस में 5 ओम, तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाय में 1000, तो इज इक्वल टू में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब ये वैल्यू करंट के आने के बाद V कितना हो जाएगा, I इंटू आर, I इज द 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस इज द 995, तो दिस इज द V। ये हमारे पास क्या आएगा, V इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 1, 3 9 27 और 128, 2 आ जाएगा, 3 9 27 और 2 29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.985, और किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा, ये वोल्ट आ गया आपके पास, दैट इज द V। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, V की वैल्यू आ गई, जो वोल्टमीटर के अक्रॉस पूछ रहा है वो ये आ गई। अब पूछ रहा है द
अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। अब सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पूछनी है। अब सेल के टर्मिनल के अक्रॉस अगर वो पूछ रहा है तो यहां पे सपोज कीजिए कि यहां पे इसके पास V क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ हो गया ये, और बट इसके पास अब की बार फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो V किसके बराबर हो जाता, E के बराबर, बट इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा I इंटू आर। इसको बोल देता हूं V डैश। जो इस सेल के पास वोल्टेज होगी, जो सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस में इसके अक्रॉस जो करंट गया, इसके अक्रॉस जो करंट गया उसने R के साथ मिलके, इस 5 ओम के साथ मिलके जो ड्रॉप बनाया वो ड्रॉप ये रहा, इस प्रकार हो जाएगा। तो दैट इज V डैश, ईएमएफ की वैल्यू 3 माइनस करंट अभी निकाला था हमने 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास R की वैल्यू कितना है 5 ओहम। तो हमारे पास V डैश कितना आएगा, V डैश कम्स आउट टू बी 3 माइनस 5 3 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के बराबर। अगर मैं V डैश एक्चुअल में निकालूंगा तो इसको कर सकता हूं 3 माइनस 0.015 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा V डैश, इसको माइनस करके यहां से V डैश निकाल सकते हो, तो ये V डैश आ गया। अब हमने इसके बाद क्या निकालना है, इसकी एरर निकालनी है। क्या कह रहा है, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर की रीडिंग में कितना परसेंटेज एरर आएगा, देखिए अब इसकी रीडिंग किसके अक्रॉस जुड़ा हुआ था, 3 वोल्ट के साथ, तो रीडिंग तो आनी थी 3 वोल्ट, बट 3 वोल्ट तो आ नहीं रही, रीडिंग कितनी आई है 2.985 वोल्ट, इतनी रीडिंग आई है। एरर निकालना, मैंने क्या कहा इस बात को समझिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वोल्टमीटर 3 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ था, तो वोल्टमीटर ने रीडिंग देनी थी 3 वोल्ट, बट उसकी रीडिंग जब हमने निकाली तो वो आई 2.985, इसका मतलब डिफरेंस तो आ गया। अब डिफरेंस आ गया तो क्या कहता है कि परसेंटेज जो एरर है वो कैसे निकालें हम, वो निकालेंगे हम 3 वोल्ट माइनस, यानी कि फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, ईएमएफ था 3 तो 3 आनी थी माइनस V डिवाइडेड बाय में E के बराबर। अब E की वैल्यू कितनी है 3, हमारे पास कितनी आई ये वाली 2.985 डिवाइडेड बाय में क्या 3, सोल्व करके निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो ऐसे परसेंटेज एरर आप इसको निकाल सकते हो, और परसेंटेज एरर के लिए मल्टीप्लाई बाय में क्या करना होता है 100 करना होता है, तो क्या आ जाएगी परसेंटेज एरर आ जाएगी। नेक्स्ट चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, जो कितना करंट दे रहा है, करंट दे रहा 0.2 एम्पियर के बराबर, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 ओम के रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या बताना, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल, कितने ईएमएफ का सेल है 2.1 वोल्ट के ईएमएफ का सेल, उसका क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए I किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू में E डिवाइडेड बाय में R प्लस में R के बराबर। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैंने पहले ही बोला था इमेजिनेशन इज अ पावरफुल टूल्स। पावरफुल टूल्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये कह रहा है एक सेल है, ये सेल ले लिया, इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको बाहर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया ऐसे, दैट इज द R, ये R और ये 2.1 वोल्ट की बैटरी, और इसमें से I अमाउंट में करंट जा रहा है। अब I अमाउंट में करंट जा रहा है तो आप निकाल सकते हो V किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू R, तो वो भी किसके बराबर EMF, क्योंकि यहां पे सेल की EMF ले रहे हैं, तो I किसके बराबर हो जाएगा E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना R प्लस R, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होते ही आपको बताया गया था, तो R प्लस R टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस प्रकार। अब हमें निकालना है R की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखिए R प्लस R इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय में I के बराबर, तो इट कम्स आउट टू बी E, EMF है हमारे पास 2.1 डिवाइडेड बाय में I, करंट कितना आया था 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, ये कितना आएगा R प्लस R आएगा। अगर R निकालना है इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कैपिटल R, इसमें से माइनस कर दीजिए। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.5 और माइनस आपके पास कैपिटल R की वैल्यू है 10 ओम, ये रही 10 ओम, तो माइनस क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 10 ओम, कितना आ जाएगा 0.5 ओम के बराबर, ये आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको यहां से साफ कर देता हूं, निकाल दिया आपके लिए आंसर। अब बात करते हैं इसकी, a cell having a EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R.
अब प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V और R के बीच, अभी भी बताया था जब V और R के बीच प्लॉट बताना, V और R के बीच हमने फाइंड आउट किया था V इज इक्वल टू में E माइनस आई इंटू आर के बराबर। I की वैल्यू को पुट किया था, I की वैल्यू को पुट किया था V बाय आर, ओम्स लॉ से इंटू आर, इसको इस तरफ लेके आए थे तो V इंटू आर बाय आर इज इक्वल टू EMF। अब क्या हो गया था, V को कॉमन लिया, इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर। V को कॉमन लिया 1 प्लस आर बाय आर, उसको नीचे ले गए। अगर मैं यहाँ पे R को रख दूं जीरो, R को रख दूं जीरो तो R अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते हैं वो भी इन्फिनिटी, और E बाय इन्फिनिटी कितना, जीरो। जब R जीरो है तो V जीरो। अब इसमें से R जीरो V जीरो कौन सा है, R जीरो हो V जीरो, R जीरो V जीरो का तो एक ये है एक ये है, ये वाले गलत ये वाले गलत दोनों। अब एक बार R को इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं, R को इन्फिनिटी पुट किया, R को इन्फिनिटी पुट किया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, 1 प्लस जीरो 1, तो V किसके बराबर आ गया भाई, E के बराबर। कब, जब R की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट किया। जब R की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो एक ही ग्राफ है जिसमें V E के बराबर आ रहा है, ये तो बढ़ता चला जा रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और मेंस 2012 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और पहले वाला नीट 2013 में आया हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Last question. A current of 2 ampere flows through 2 ohm resistance when connected across a battery. The same battery, अब क्या करा, करंट 2 एम्पियर जा रहा है जब 2 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ये 2 ohm का रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस एक बैटरी, कितने का रेजिस्टेंस है, 2 ohm का, और इस बैटरी के पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ये रहा R की वैल्यू, और कितने की बैटरी है, 2 ohm का रेजिस्टेंस, और इसके अंदर से करंट गया 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। सेम बैटरी सप्लाइज करंट 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रेजिस्टेंस। अगर इसी को हम किसके साथ कनेक्ट कर दें, 9 ओम के रेजिस्टेंस, और सेम बैटरी लगा दी, बैटरी सेम है, बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस और अब की बारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम, और सेम बैटरी V वोल्ट की, EMF E वोल्ट का, और इसके पास भी क्या है, EMF E है, ठीक है। और अब की बार 0.5 एम्पियर करंट पास कर रही है, दोनों बोला ना सेम बैटरी। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, सीधी सी सिंपल सी बात है, दो के लिए दो इक्वेशन बना लो। इसके लिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू में E डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये हो जाएगा। अब R प्लस R इज इक्वल टू में E बाय I, अब E की वैल्यू कितनी है, सेम रहेगी दोनों के लिए, E के बराबर, I कितना है, पहले केस में 2 एम्पियर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरे केस में देखिए हमारे यहां पे लेंगे तो I फिर से किसके बराबर हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय में R प्लस R। अब R प्लस R इज इक्वल टू E बाय I, E हमारे पास E रहेगा, I की वैल्यू अब की बार 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है। यहां पे R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, तो 2 प्लस R इज इक्वल टू में E बाय 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, ये नहीं, ये मत मानिए, इसको मान लीजिए, ठीक है। यहां पे 9 ओम का रेजिस्टेंस था, प्लस R इज इक्वल टू E बाय में 0.5, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दो इक्वेशन है और दो अननोन है, इजिली यू कैन फाइंड आउट, EMF भी आ जाएगी R भी आ जाएगी, दोनों को सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। इसका आंसर आएगा 1/3 ओम, और 2011 के अंदर ये आंसर आया, क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, आपके लिए ओपन किया हुआ हो। थैंक यू।